सो नेक्स्ट पॉइंट है जीई मैकेंजी मैट्रिक्स। इसका फुल फॉर्म होता है जनरल इलेक्ट्रिक्स स्टॉप लाइट मैट्रिक्स। जी मैट्रिक्स यूज इन स्ट्रेटेजिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या होता है, स्ट्रेटेजिक मैट्रिक्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये हेल्प करती है स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन करने के लिए। जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है उसके हिसाब से क्या करती है, जो फॉर्मुलेशन करने के लिए यूज करती है। अब जैसे कि बीसीजी मैट्रिक्स में था अलग अलग स्टेजेस बनाती है, जैसे कि हमने लास्ट पॉइंट के अंदर देखा कि बीसीजी मैट्रिक्स क्या करती है, अलग अलग स्टेजेस है उसके। ठीक है, स्टार सही है, उसके बाद कैश काउ सही है, उसके बाद क्या था, क्वेश्चन मार्क एंड डॉग। उसी तरह इसके अंदर भी क्या होता है, इसकी जी मैट्रिक्स भी अलग अलग स्टेजेस बनाती है। इसमें दो डायमेंशन होते हैं, उसमें से फर्स्ट है बिजनेस स्ट्रेंथ। वो बताएगा कि जो हमारा बिजनेस है वो हमारे कॉम्पिटिटर से कैसे अच्छा है, या कि या कितना उससे हम अच्छा कर सकते हैं, उससे कितना कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये आता है फर्स्ट बिजनेस कॉम्पिटिशन्स के अंदर। ठीक है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि इसके अंदर क्या होता है, बिजनेस कंपटीशन के अंदर ये हमें इसके अंदर पता चलता है सबसे पहले कि बिजनेस स्ट्रेटेजी, हम हमारी स्ट्रेंथ कितनी है, हम कितना अच्छा प्रोडक्ट कस्टमर को दे रहे हैं, ये सब होता है बिजनेस स्ट्रेंथ के अंदर। ठीक है, उसके बाद होता है सेकेंड पॉइंट इसके अंदर है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। सो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस वो हमें मार्केट के बारे में बताता है। सही है, ये क्या बताता है मार्केट के बारे में कि हमारा मार्केट में कंडीशन कैसी है, मार्केट अट्रैक्टिवनेस कैसा है हम लोग का, हमारी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ कैसी है, ये सब इसके अंदर आता है। सही है, सो हम इसके अंदर देखेंगे फर्स्ट है मार्केट अट्रैक्टिवनेस। सो मार्केट अट्रैक्टिवनेस के अंदर क्या आता है कि मार्केट अट्रैक्टिवनेस डील विद डिफरेंट एक्सटर्नल फैक्टर। दिस फैक्टर कैन इंक्लूड such things as market size, market growth rate, and market profitability, and external factors that can affect that market attractiveness also include price, trends, competitive and overall risks, and entry barriers. Other consideration regarding market attractiveness include operation, if any difficulty product and services of demand and segmentation and distribution, technology of development. सो मार्केट अट्रैक्टिवनेस, जैसे कि मैंने कहा कि मार्केट अट्रैक्टिवनेस हमें जैसे कि हम मार्केट के अंदर कोई नया प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं, सही है, तो उस प्रोडक्ट के दौरान हमें कस्टमर को क्या करना है, अट्रैक्ट करना है हमारी तरफ। क्यों, हमारे जो नए प्रोडक्ट्स है वो कस्टमर को बताना है। सबसे पहले मार्केट अट्रैक्टिवनेस के अंदर क्या होता है, मार्केट साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी मार्केट साइज है उसके हिसाब से हम कितना हमारा बिजनेस कर रहे हैं, मार्केट ग्रोथ रेट कितना आता है, उसके अंदर कितना प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस है। सही है, उसके बाद हमारी प्राइसिंग कैसी रहेगी, उसके ये सब के ऊपर क्या रहता है, मार्केट अट्रैक्टिवनेस अवेलेबल सॉरी मार्केट अट्रैक्टिवनेस क्या होता है, डिपेंड रहता है। सही है, अगर हम अच्छी प्राइस दे रहे हैं, अच्छी क्वालिटी दे रही है कस्टमर को, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हम क्या कर पाएंगे, अट्रैक्ट कर पाएंगे। और ये आउटसाइड ऑफ मार्केट होता है, मतलब क्या कि हमारे ऊपर, कि हम इंटरनल फैक्टर के ऊपर नहीं, ये एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड रहता है कि मार्केट अट्रैक्टिवनेस कितना अच्छा हो रहा है, कितना कितना उसके हम प्राइस दे रहे हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स जो है कौन सी हिसाब से कॉस्ट कटिंग प्राइस कर रहे हैं, कॉस्ट स्ट्रेटेजी अपना रहे, ये सब इसके अंदर आता है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट है उसके अंदर हमारा सेकेंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। अभी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ फोकस ऑन इंटरनल फैक्टर that the ability on the SBU units overcome specific issue with the market or competitors, define internal factor, and the need to the consider include asset of competition, brand state, market size, customer loyalty, and etc. So that factors are should be considered of the relevant of the position of profit and the margin, innovations, quality, financial resources of the management strength. देखिए इसके अंदर क्या होता है, सो जैसे कि मैंने बताया कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के अंदर इसके ऊपर इंटरनल चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है, कि जैसे कि हम कस्टमर को कैसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी के साथ कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है कि नहीं, ठीक है, रॉयल है कि नहीं, ये इसके अंदर देखा जाता है। ठीक है, सो इसके अंदर क्या होता है कि अगर हमारी स्ट्रेंथ, हमारी ब्रांड सही होगा तो क्या होगा, हमारे कस्टमर का हमारी तरफ अट्रैक्शन होगा, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी होगी। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या होता है कि हमारे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस है हम बराबर प्रॉपर यूज कर रहे हैं कि नहीं, ये भी इसके अंदर देखा जाता है। सो ये आता है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। ओके, सो हम आगे देखेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर पोर्टर 5 फोर्सेस। सो पोर्टर 5 फोर्सेस, पोर्टर्स का क्या मीनिंग होता है, हमने कल देखा था इसके अंदर कि पोर्टर्स का पूरा नाम है माइकल पोर्टर्स, उसके 5 फोर्सेस है। सही है, तो उसके 5 फोर्सेस जो है, 5 फोर्सेस होते हैं जैसे कि बिजनेस प्रॉफिट,
पोटेंशियल जानने के लिए कि ऐसा कि कैसा बिजनेस हमारा रन कर रहा है, हमारे बिजनेस पोटेंशियल हमें इस 5 फोर्सेस से क्या होता है पता चलता है। ये 5 फोर्सेस होते हैं, जिसके पास भी होते हैं उसको उसको प्रॉफिट डिटरमिन करना बहुत इजी होता है। जैसे कि ये ये जो 5 फोर्सेस बता रहे हैं वो जितनी स्ट्रांग होगी, मतलब ये जितने 5 फोर्सेस स्ट्रांग होंगे उतनी ही प्रॉफिट पोटेंशियल क्या होगी हमारी स्ट्रांग होगी। जो मैं अभी आपको ये 5 जो प्रोसेस और फोर्सेस जो बताने वाला हूँ, ठीक है, उसके हिसाब से अगर हमारी कंपनी अच्छी काम करती है और उसके जो है 5 प्रोसेस सही से होंगे तो आने वाली जो प्रॉफिट है वो भी क्या होंगे हमारे स्ट्रांग होंगे। यही बताया है हमारे इम्पोर्टेंट 5 फोर्सेस के अंदर। सही है। इसके अंदर आप देख सकते हैं, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है डायग्राम के अंदर, यहाँ पे the 5 forces are threats of new entrants. Okay, ये है फर्स्ट। उसके बाद है the bargaining power of buyer, and the next one is threat of substitute products or services, and the third one bargaining power of suppliers. ये आते हैं इनके 4 process, और जो 5 1 है वो rivalry among of existing competitors, ये आता है 5 process के साथ। सही है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट जो है threats of new market। सही है। So threats of new market, profitable market attract new entrants which erodes profitability unless amusement have strong and durable barriers to entry. Example patents, economic scale, capital requirement of government policy, and then profitability will decline of competitive rate. So in this threats of new market, the new idea give new entry, so fear of the new product, arrival of new suppliers also। सही है। जैसे इसके अंदर क्या बताया हम लोग को कि न्यू एंट्रेंस आएगी तो हमारे बिजनेस को क्या होगा थ्रेट्स आएगा। सही है। अगर हमारा बिजनेस हम रन कर रहे हैं और उसी के साथ अगर कोई न्यू एंट्रेंस आता है, कोई न्यू सप्लायर अपना बिजनेस ओपन करता है, सही है, या कोई न्यू बिजनेस ओपन होता है, तो हमें जो न्यू एंट्री होने वाली है उससे कहीं ना कहीं धोखे हमें मिलना है, मतलब रिस्क आ सकता है हमें। सही है। इससे क्या पता चलता है कि हमारा ज्यादा मार्केट शेयर उनके पास चला जाएगा, ये हमको एक रिस्क होता है। अगर न्यू मार्केट एंटर होती है, सही है, मार्केट के अंदर, तो हमें इससे क्या धोखा होता है कि हमारा जो मार्केट शेयर है उसके पास चला जाएगा। मतलब क्या मार्केट शेयर, मतलब हमारा कस्टमर उनके पास चले जाएंगे। सही है। जो हमारी कस्टमर स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, कब होगी, सही है, और उनके पास चली जाएगी। सही है। इसमें क्या होता है, जो न्यू एंट्रेंस आ रही है उसको हम कैसे रोक सकते हैं। इकोनॉमिक स्केल, आप अपने प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा क्या करें, आप क्वालिटी और प्रोडक्शन में सुधार रखें। इससे वैसे क्या होगा, आपका जो परफॉर्मेंस है मार्केट में वो सेम रहेगा, तो आपका क्या होगा, ज्यादा इफेक्ट आपके बिजनेस पे नहीं होगा। सही है। अगर कोई न्यू एंट्री होती है तो सही है। तो कोई कंपनी अभी क्या करती है, फ्यूचर में ज्यादा फर्क ना पड़े तो कस्टमर की तरफ ज्यादा हमें क्या करना होगा, ध्यान देना होगा, कस्टमर को सेटिस्फाई प्रोडक्ट प्रोवाइड करना होगा जिससे कस्टमर क्या हो, सेटिस्फाई हो। सही है। और हमें क्या करना होगा, डिफरेंट प्रोडक्शन देना होगा। सही है। डिफरेंट प्रोडक्शन यानी हमारे कॉम्पिटिटर से डिफरेंट प्रोडक्ट उसको हमें देना होगा, और उसको क्वालिटी के ऊपर भी क्या रखना होगा, हमें ध्यान रखना होगा। ये आता है थ्रेड्स ऑफ न्यू एंट्री के अंदर। अगर हम ऐसा करते हैं तो अगर कोई भी मार्केट में नया प्रोडक्ट लेके आए हमारा कॉम्पिटिटर, तो क्या होगा, हमारे बिजनेस में ज्यादा क्या होगा, इसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। ये होता है थ्रेड्स ऑफ न्यू एंट्री के अंदर। सो नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्पिटिटिव राइवलरी। So competitive rivalry, the main driver is the number and capacity of components and competitors in the market. Many competitors offering undifferentiated products and services will reduce market attractiveness. So in competitions between supplier and product and services to attract the customers. सही है। अब इसके अंदर क्या बताया उन्होंने कि कॉम्पिटिटर राइवलरी के अंदर, कि कॉम्पिटिटर राइवलरी जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो आपस में राइवलरी करते हैं, आपस में मतलब कंपटीशन करते हैं, जो उनका बिजनेस मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सके। इसलिए इसमें इसमें क्या होता है कि देर आर मेनी कॉम्पिटिटर्स होते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स इसके अंदर, कि किसी भी बिजनेस में कॉम्पिटिटर्स वैसे भी होते ही है, लेकिन बिजनेस को प्रॉफिट दिलाना है, अगर बिजनेस को हमें प्रॉफिट दिलाना है तो इसके अंदर क्या करना पड़ता है, हमें बिजनेस को अपने मार्केट के अंदर बहुत सर्वाइव करना पड़ता है। अगर हम सर्वाइव करेंगे हमारा बिजनेस, तो आगे जाके क्या होगा, हमें प्रॉफिट हो सकता है। सही है। सो So, low customers loyalty.
एंड कमीशन कस्टमर्स। इसके अंदर क्या होता है, रो कस्टमर्स लॉयल्टी। रो कस्टमर्स लॉयल्टी मतलब क्या होता है इसके अंदर कि हमारे कस्टमर्स हमसे ज्यादा दूसरे की तरफ जा रहे हैं। हमारे जो कस्टमर्स है, न्यू मार्केट प्रोडक्ट, मार्केट के अंदर न्यू प्रोडक्ट आने के कारण हमारे जो कस्टमर थी वो क्या हो गया, दूसरे की तरफ चले गए। इसलिए क्या हो गया, लो मार्केट्स हुआ, हमारा सेल कम हुआ। सही है, तो ये आता है कॉम्पिटिटिव राइवलरी के अंदर। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगर हमारा सेल अच्छा करना है, ठीक है, तो हमें जैसे मैंने कि डिफरेंशिएट, दूसरों से अलग कुछ प्रोडक्ट देना होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी मेंटेन करनी होगी, तो क्या होगा, हम हमारा सेल कर सकते हैं। सही है, सो ये आता है कॉम्पिटिटिव राइवलरी के अंदर। सो नेक्स्ट पॉइंट, threats of substitutions. So threats of substitutions, where close substitute product exist in the market in increase and the likelihood customers switching to alternative response to price and increases. This reduce both the power of suppliers and attractiveness of the market. So substitution in the markets are come the after that rivalry. Okay, so substitution में क्या होता है, अब हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे क्या पता चलता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सही से बन रहा है नहीं बन रहा। कस्टमर हमसे ना लेके अगर किसी और से ले रहा है, मतलब क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट में क्या होगा, कहीं ना कहीं कुछ डिफेक्ट होगा, प्रोडक्ट से हमारा कस्टमर क्या होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा। सही है, सो हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, सो हमें ऐसा पता चलता है कि वही सेम प्रोडक्ट हमारा कॉम्पिटिटर बना रहा है और कम प्राइस में दे रहा है, तो क्या होगा, इसके अंदर हमें क्या होगा, लॉस हो सकता है। सही है, तो ये होता है सब्सटीट्यूशन के अंदर। सही है, और वो प्रोडक्ट हमसे ना लेके वो क्या कर रहा है, कहीं दूसरे से लेता है, तो भी क्या होगा, हमारा लॉस ही होता है उसके अंदर, क्योंकि सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट वो भी सेल करता है। सो इसमें क्या होगा, हमारा पूरा घाटा होगा। तो इसे ही कहते हैं सब्सटीट्यूशन ऑफ प्रोडक्ट और थ्रेड्स ऑफ सब्सटीट्यूशन, कि सेम प्रोडक्ट है, क्वालिटी भी सेम प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन क्या होगा, कम रेट में वो क्या दे रहा है, हमसे दे रहा है, उसके पास हमारे जो कस्टमर्स है उसके पास ज्यादा जा रहे हैं। सही है, सो ये आएगा थ्रेड्स ऑफ सब्सटीट्यूशन के अंदर। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज बायर पावर। अभी बायर पावर के अंदर क्या होता है, अब हम जो प्रोडक्ट सर्विस बना रहे हैं, बायर के लिए बना रहे हैं। सही है, अब बायर कितना हमसे सस्ते में खरीद सकता है ये हमें देखना है। डिपेंड करता है बार्गेनिंग पावर के ऊपर, कि बायर, कि हमसे जो बायर प्रोडक्ट खरीद रहा है उसकी बार्गेनिंग पावर क्या है, कितने में हमसे वो प्रोडक्ट ले रहा है, ये होता है buying power के अंदर। So an assessment of easy to buyers to drive prices down, this is driven by the number of buyers in the market and importance of individual buyer to the organization and the cost of buyer of switching from one supplier to the another. If a business has just a few powerful buyers, they are often able to direct terms. So जैसे कि मैंने बताया कि पावर की पावर कितनी हमें इससे पता चलती है कि हमें, हाँ, हमसे वो कितना बार्गेनिंग करके हमसे जो प्रोडक्ट है वो लेता है। और इसके अंदर क्या, तो इसके अंदर अगर हमारा बायर दूसरे के पास से वो प्रोडक्ट खरीद रहा है, सही, मतलब जो हमारे जो कस्टमर्स है दूसरे कॉम्पिटिटर के पास से वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो क्या होगा, वो कॉम्पिटिटर क्या करेगा, उसको हमसे कम रेट में अगर वो लोग बेच रहे हैं, तो क्या होगा, उसके पास बायर पावर होने के कारण वो प्रोडक्ट उसके पास से जाके क्या कर सकता है, खरीद सकता है। सही है, ये आता है बायर पावर के। सो इसमें बार्गेनिंग पावर और बायर बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब बायर जो है लार्ज प्रोपोर्शन में खरीदते हैं। सही है, सो वो क्या बोलेंगे कि हमें इस प्राइस में देना है तो दो, या तो मत दो। तो इससे इससे क्या होता है, हमें बार्गेनिंग पावर का पता चलता है। सही है, सो बायर बायर की तरह हमें बार्गेनिंग पावर में क्या आ जाता है, इसके अंदर बैकवर्ड इंटीग्रेशन आता है। क्यों बैकवर्ड इंटीग्रेशन आता है, कि हमें पता है कि हम जो हमारे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सही है, सो हम ही सेल करेंगे और हम ही वो क्या करते हैं, बनाते हैं। जैसे कि हमें लास्ट पॉइंट के अंदर देखा था बैकवर्ड इंटीग्रेशन के अंदर, कि हम हमारा प्रोडक्ट क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। जैसे मैंने कार का एग्जांपल दिया, अगर हम कार के पार्ट्स बना रहे, कार कार बना रहे बेचने के लिए, तो टायर भी हमें खुद बनाएंगे। क्यों, क्योंकि इससे अंदर क्या होगा, हमें हमारा प्रॉफिट होगा। सही है, अगर हम हमें दूसरे के पास उसको खरीदने के लिए जाना नहीं होगा। सही है, सो इसके अंदर आता है बायोस पायर के अंदर। सही है, तो वो प्रोडक्ट और सर्विसेज खुद बना लेंगे, ओनली फ्यू बायर आर एग्जिस्ट। इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ फ्यू बायर्स ही एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम बार्गेनिंग करेंगे तो बायर बायर क्या कहते हैं, तो बायर उससे क्या होगा, हमसे वो प्रोडक्ट खरीद लेंगे। सही है, और इसलिए बार्गेनिंग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है इसके अंदर, कि बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा होती है बायर की। अब मतलब बायर जो हमसे खरीद रहा है, हमसे बार्गेनिंग कर रहा है, बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें उसको वो प्रोडक्ट जो बार्गेनिंग की पावर, बार्गेनिंग के अंदर उसको देना पड़ेगा। अगर हमने कहा कि हम उसे वो प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, तो क्या होगा, वो हमारे कॉम्पिटिटर के पास जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें कॉम्पिटिटर के पास चला गया, क्योंकि उसके पास बायर पावर है, ठीक है, वो इजीली कॉम्पिटिटर के पास से वो क्या खरीद सकता है,
वो प्रोडक्ट खरीद सकता है। सही है, तो इसके अंदर क्या होगा, हम हमारा जो प्रोडक्ट है वो लॉस में चला जाएगा। सही है, तो कुछ पैमाने पे हमें वो क्या करना होगा, वो जो प्रोडक्ट है हमें उसको देना होगा। सही है, और so our next point, supplier power. On assessment of how easy it is for supplier to drive up prices, this is driven by the number of supplier of each essential input and uniqueness of their product or services and relative size and strength of the supplier and cost of switching from the supplier to the another. So if you are the more supplier should be strong for demand is more. इसके अंदर क्या होता है सप्लायर के अंदर कि अब हम जैसे बायर की बार्गेनिंग पावर होती है, सो कितने सस्ते में वो हमें सामान सामान ले रहा है या दे रहा है, वो सप्लायर सप्लायर से भी होती है। जैसे कि हम सप्लायर के बिना काम नहीं कर सकते, सप्लायर से हमें क्या करना पड़ता है, हम उससे क्या करते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं। सही है, सो रॉ मटेरियल हमें लेना पड़ता है। सो कोई भी प्रोडक्ट हो सर्विस बनाने के लिए, अब सप्लायर क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हमें वो पैसे में बेचते हैं। तो सप्लायर क्या बोल देंगे, अगर आप हमसे लेना है तो लो। तो इसमें क्या होता है, सप्लायर की बायर पावर क्या होती है, शो होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जैसे कि बायर पावर के अंदर हमने देखा था कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन आता है, लेकिन सप्लायर पावर के अंदर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन आता है। सही है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन यानी क्या, कि हम जो चीज बेच रहे हैं उसी दाम में हम आपसे आपको बेचेंगे, उसके अंदर कम प्राइसेस नहीं होगी। क्योंकि क्या होता है, इसके अंदर सप्लायर बहुत कम होते हैं। सही है, तो हमें क्या करना पड़ता है, जितने वो प्राइस में बेच रहे हैं उतने प्राइस में हमें क्या करना पड़ता है, उनसे लेना पड़ता है। ये होते हैं सप्लाई की पावर। सही है, और इसके अंदर क्या बताया हमें कि अब सप्लाई जिन सामान से हमें लेना है, बरो उसका उस सामान से हमें क्या करना पड़ता है, उनसे उस प्राइस में खरीदना ही पड़ता है। इसमें सप्लायर अगर इंटीग्रेशन फॉरवर्ड यूज करता है तो हमें क्या करना पड़ता है कि उसकी जो फिक्स प्राइस है उसी से हमें लेना लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने दूसरा सप्लायर देखा तो हमें क्या होगा, शायद हमें उससे और ज्यादा दाम में मिल सके। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो सप्लायर से जो प्राइस वो अभी बता रहा है, जो हमारा रेगुलर सप्लायर है जो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करे, उससे हमें क्या करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सप्लायर की पावर शो होती है। ठीक है, सो हम नेक्स्ट देखेंगे इस, सो नेक्स्ट पॉइंट, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। जैसे कि हम देख रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन। सही है, सो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है कि प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। उसके अंदर क्या है कि हमने जो नया प्रोजेक्ट बनाया हुआ है वो कौन सी फेज से आके गुजरता है इम्प्लीमेंट करने के लिए। इम्प्लीमेंटेशन यानी कि हमने देखा था कि हमने जो फर्स्ट बनाया हुआ प्रोजेक्ट है, जो मतलब जो फॉर्मुलेट किया हुआ हमने जो प्रोजेक्ट है, उसको अब क्या करना है, हमें इम्प्लीमेंटेशन के अंदर लाना है। यही देखेंगे हम प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। और प्रोजेक्ट कैन बी डिफाइंड एज वन शॉट time limited goal directed measure undertaking requiring the commitment of where skill and the resources. Project implementation phase through various phase. So कौन सी वेरियस फेज है वो हमें इसके अंदर देखना है। सो फर्स्ट है अपना कंसेप्चुअल फेज। सो कंसेप्शन फेज के अंदर क्या आता है, द फर्स्ट फेज ऑफ एनी अ प्रोजेक्ट ऑफ द कंसेप्चुअल फेज, द फेज इज एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन फेज। In this case, the project idea and generated during the process of strategy, alternatives and strategy choice which may be implemented further and the future by the organizations. इसके अंदर क्या आता है हमें, कि सबसे पहले हमें देखना है कंसेप्ट क्या है, कौन सी कंसेप्ट पे हमें प्रोजेक्ट बनाना है, वो हमें क्या लेना है, समझ के लेना है। कि हमारा अगर हम किसी को प्रोजेक्ट समझा रहे कि हमें ऐसे जाके आगे जाके ये प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, तो कौन से उसके अंदर प्रॉब्लम आएंगे और कौन सी न्यू टेक्निक से न्यू आइडियाज हम जनरेट कर सकते हैं, ये आता है कंसेप्शन फेज के अंदर। कि हमें उस कंसेप्शन फेज मतलब आने वाला जो हमारी कंसेप्ट है, जो हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, वो प्रोजेक्ट की आइडिया देना। ठीक है, मतलब क्या कि एक इन इन स्मॉल वर्ड्स कि उसके अंदर क्या होना है कि हमें वो प्रोजेक्ट बताना है दूसरे को कि कैसा प्रोजेक्ट है, हम उसके ऊपर कैसा वर्क कर सकते हैं, से दूसरे को समझाना है इस प्रोजेक्ट के बारे में। उसके बाद है प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट एनालाइज फेज। सो प्रोजेक्ट एनालाइज फेज के अंदर क्या होता है कि अगर हम जैसे कि कंसेप्ट हमने कंसेप्ट दूसरे को समझे, उसके बाद क्या करेंगे, हम एनालाइज करेंगे। सही है, एनालाइज करेंगे कि क्या कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कैसा है, उसके अंदर हमने कौन से आइडिया न्यू जनरेट किए, कौन सी इनोवेशंस लाए उस प्रोजेक्ट के अंदर, वो हमें देखना है। और उसके बाद हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कैसा रन होता है। सही है, सो द प्रोजेक्ट आइडिया हैव टू बी अरेंज अकॉर्डिंगली प्रायोरिटीज ऑफ द पर्पस एंड डेवलपमेंट before selecting a project for development, and preliminary project of analyze have to made the respect of marketing and technical, financial and other relevant aspect. Such analysis required to find out the whatever the project would be appeal of investors and bank financial institutions.
the primary project analyze of the study of project as conducted and taking some innovations of the project before we starting our new concept or new project typically. इसके अंदर क्या बताया कि हम जैसे जैसे प्रोजेक्ट रन करते हैं, न्यू एनालाइज करते हैं, उसके हिसाब से हमें जो आगे आगे जो प्रोजेक्ट बनाना है उसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले वो प्रोजेक्ट को सही से एनालाइज करना है। अगर आप एनालाइज नहीं करेंगे, उसके ऊपर स्टडी नहीं करेंगे, तो क्या होगा, आपको वो प्रोजेक्ट अब आप वो प्रोजेक्ट क्या कर सकते हैं, आगे प्लानिंग फेज में अंदर नहीं भेज सकते। सही है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, नेक्स्ट आता है उसके अंदर प्लानिंग फेज। सो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले प्रोजेक्ट कंसेप्ट ध्यान में ली, उसके बाद उसको एनालाइज किया, अब उसको क्या करना है, उसके और प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें उस हिसाब से प्लानिंग करनी है। सही है। अगर हमारी प्लानिंग सही से होगी तो क्या होगा, आगे जाके वो प्रोजेक्ट हमारा ऑर्गेनाइज सही से होगा। सही है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लानिंग बनानी पड़ेगी कि कौन से हिसाब से हमें प्रोजेक्ट करना है, उसके बाद कौन से उसके अंदर हमें जो प्रॉब्लम हो सकता है कि हम प्रॉब्लम कैसे दूर कर सकते हैं, हमें कैलकुलेटेड रिस्क कितना होगा इसके अंदर, ये हम देखते हैं प्लानिंग फेज के अंदर। सही है। सो द मैनेजमेंट मस्ट अंडरटेक डिटेल and the planning of the project. The detailed planning should cover different areas of the project, such production, schedule, plan, design, layout, technical arrangement, finance requirement, and the marketing arrangement, manpower requirement, and so on. So जैसे कि मैं बताया कि इस प्लानिंग फेज के अंदर हमें क्या देखना है, कितना मैन पावर लगेगा, कितना उसको फाइनेंशियल कॉस्ट आएंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। सही है। और इसके अंदर कौन से रिक्वायरमेंट्स और है, हमें कैसे उसकी अरेंजमेंट करनी है। सही है। कैसा उसका लेआउट होगा, कैसी उसकी डिजाइन होगी, ये हम देखते हैं प्लानिंग फेज के अंदर। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑर्गेनाइजिंग फेज। सो ऑर्गेनाइजिंग फेज के अंदर क्या होता है कि जैसे कि हमें अभी प्लानिंग किया, तो हमें क्या करना है, वो प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करना है, वो प्रोजेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करके देना है काम के हिसाब से। फिर जैसे हम काम करेंगे, ठीक है, जिसको जिसको जो मतलब जिम्मेदारी देंगे उसके हिसाब से हमें क्या करना है, उससे काम करवा के देना है, ऑर्गेनाइज करना है वो प्रोजेक्ट। ठीक है। सो ऑर्गेनाइज फेज के अंदर क्या आता है, द मैनेजमेंट मस्ट ऑर्गेनाइज फॉर नेसेसरी रिसोर्सेज such as manpower, finance system, and procedure of implementation project. The complete project has to be properly organized as well as structured manner so that deal with the man and machinery in order to enable successful implementation of the project. से अगर आप प्रॉपर उसको अरेंज करेंगे, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, तो क्या होगा, इंप्लीमेंटेशन करने में बहुत ही इजी होगा वो प्रोजेक्ट। सही है। आपका अगर ऑर्गेनाइजिंग सही नहीं होगा, ठीक है, तो क्या हो सकता है, आप जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन करेंगे, मतलब इंप्लीमेंट करेंगे आगे चलने के लिए, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जाके आपका प्रोजेक्ट बीच में रुक सकता है। तो सबसे पहले अगर आपकी प्लानिंग सही होगी, तो आप जो जिसको इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें उसके हिसाब से आपकी ऑर्गेनाइजिंग क्या होगी, सही होगी। ऑर्गेनाइजिंग सही होगी तो नेक्स्ट क्या होगा, आपका प्लानिंग फेज, मतलब उसके बाद इंप्लीमेंटेशन फेज भी क्या होगा, इजी होगा। सही है। सो इंप्लीमेंटेशन फेज के अंदर आता है, ड्यूरिंग दिस फेज द मैनेजमेंट मस्ट अंडरटेक डिटेल एंड इंजीनियरिंग order placement of equipment and material, etc. So reading this testing, trial of committing of the plan and implementation is very important of in your project implementation. So क्या बताया इन्होंने कि प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन के बारे में, कि अगर हमारा ऑर्गेनाइजिंग हम सही से कर रहे हैं, तो हम इम्प्लीमेंटेशन जो प्रोजेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, इसके अंदर हमारे जो पूरी डिटेल बता रहे हैं उसके हिसाब से क्या करेंगे, हम प्लेसमेंट लेंगे, इक्विपमेंट्स हमारे सही होंगे। सो उसके बारे में हम क्या करेंगे, जो टेस्टिंग लेंगे, टेस्टिंग लेवल पे जो प्रोजेक्ट रहेगा, अगर टेस्टिंग लेवल पे हमें सक्सेसफुल मिलता है, मतलब सक्सेस होगा हमारा प्रोजेक्ट, तो क्या होगा, हम आगे जाके उसको क्या कर सकते हैं, उस प्रोजेक्ट को और अपग्रेड कर सकते हैं। सही है। जैसे कि मैं इसके अंदर एक एग्जांपल दूंगा कि जैसे कि अब कोरोना के वैक्सीन बना रहे, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि क्या कंसेप्ट है, कौन से मतलब प्रॉब्लम फेस करी है, वो उन्होंने किया, मतलब देखा, उसके बाद एनालाइज किया कि कौन से हिसाब से हम वो बना सकते हैं, इसके अंदर मतलब कौन सी मेडिसिन यूज कर सकते उसके हिसाब से होगा। उसके बाद उन्होंने प्लानिंग की कि कितने दिनों में होगा, उसके लिए कितने मैन पावर, मतलब कितने लोग लगेंगे, से कौन से मशीनरीज होंगे उसके अंदर, से कौन से ड्रग्स यूज करने पड़ेंगे, उसके हिसाब से उन्होंने प्लानिंग की। ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइज क्या किया कि सबसे पहले ऑर्गेनाइज करने के टाइम पे उन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों को, मतलब जो कुछ लोग है उसके ऊपर सबसे पहले क्या किया, उसका ट्रायल लिया। सही है। जैसे अभी ट्रायल फेज चालू है, ऑर्गेनाइज किया, मतलब क्या किया, कुछ लोगों को सिर्फ सिलेक्टेड पर्सन को लिया, उसके हिसाब से उन्होंने वो ट्रायल फेज लिया, और लास्ट बाद में क्या किया उन्होंने, ट्रायल फेज के बाद वो इम्प्लीमेंटेशन किया। इम्प्लीमेंटेशन किया यानी क्या किया कि वो प्रोजेक्ट देखा कि हमारा जो हम वैक्सीन है वो सही से बनी है नहीं। सही है। अगर बनी, ऑर्गेनाइज फेज के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम रहेगा, तो क्या होगा, हम इम्प्लीमेंटेशन फेज तक नहीं जा सकते। सही है। तो ये आता है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसके अंदर, इम्प्लीमेंटेशन। सो अभी देखा हमने कि इम्प्लीमेंटेशन, अभी इम्प्लीमेंटेशन यानी क्या, कि इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्या होता है, हम हमारा प्रोजेक्ट जिस हिसाब से बना रहे हैं, ठीक है, मतलब फॉर्मुलेट किया, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन में लाएंगे। जैसे कि अभी देखिए हमने प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, सही है, इम्प्लीमेंटेशन हम कब करते हैं, जब हमारा प्रोजेक्ट सही होगा, सही है, फॉर्मुलेट सही होगा, सही से बनाया होगा,
तो आगे जाके क्या करेंगे, हम उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था। सही है, तो उसके अंदर क्या आता है, फर्स्ट पॉइंट स्टेप ऑफ स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन। सही है, सो कौन से स्टेप्स है इसके अंदर। सो एक्टिवेटिंग स्ट्रेटेजी इज अ प्रोसेस ऑफ पुटिंग द स्ट्रेटेजी इनटू एक्शन in active implementation of the strategies. So first is communication of strategy. So once the strategy is formulated, it must communicate to those people who would implement. Strategic communication is process to transforming the strategy and the information from the formulated to the implemented. And the communication is normally is writing. The communication should be include the purpose of strategy and the activities required to implement of strategy. देखिए इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले कि हमने जो इम्प्लीमेंट फॉर्मुलेट स्ट्रेटेजी किया है उसके हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे उसके साथ कि हमारा हम कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो बनी हुई स्ट्रेटेजी पर हम क्या करेंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। सही है, सो ये आता है कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी के अंदर। सो नेक्स्ट पॉइंट इज सिक्योरिंग एक्सेप्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजी। इसके अंदर क्या आता है, it is not enough communication, the strategy, the members of the organizations, but is equally important to secure the acceptance of the strategy so that they implement the strategy effective. Normally, a major problem in strategy acceptance in the organizations member and the strategy, particularly when it requires special effort on the part of those who are going to implement it. So इसके अंदर क्या होता है, so इसके अंदर क्या बताया, हम जो हमारी स्ट्रेटेजी जो बना रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम शेयर करेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन वाले के साथ। सही है, लेकिन इसके अंदर हमें क्या सिक्योर रखना है, जैसे कि उन्होंने बताया, इट इज नॉट इनफ टू कम्युनिकेट द स्ट्रेटेजी द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बट इज इक्वली टू इम्पोर्टेंट सिक्योर दे। उसका हमें सिक्योर रखना है। क्यों, अगर हमारी स्ट्रेटेजी हम सबको बताइए, ठीक है, तो अगर इन केस कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो होने के बाद हमारी जो स्ट्रेटेजी, अगर वो स्ट्रेटेजी किसी को दूसरे ने ले ली, तो क्या करेगा, वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेगा। सही है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, उस स्ट्रेटेजी को सिक्योर रखना है। लेकिन हमें जो स्ट्रेटेजी है, हमें बनाई स्ट्रेटेजी, हमें एटलीस्ट हम कुछ मेंबर के साथ क्या करना होगा, उसको हमें कम्युनिकेट करना होगा। उसकी वजह से क्या होगा, हम स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमें बहुत सारी हेल्प मिल सकती है। ठीक है, सो इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम्स। सही है, इसके अंदर क्या होता है, वंस द स्ट्रेटेजी इज इंट्रोड्यूस्ड through communication and acceptance, the management proceed of the formulate action and the programs. So first inside income action plan. क्या बताया इन्होंने action plan? The management has framed action plan in respect of several activities required to implement a strategy. The action plan may be in respect of purchasing of new machinery, appointing of additional personnel, of developing new process, etc. इसके अंदर उन्होंने क्या बताया है कि स्ट्रेटेजी जब हम करते हैं तो हमारा क्या होगा, हम उस एक्शन के हिसाब से हमें चलना है, मतलब एक्शन प्लान के हिसाब से हमें चलना है। जैसे कि मान लो कि मेरा एक्शन प्लान क्या रहेगा, मुझे 1 से 100 तक क्या करना है, काउंट करना है हमारी स्ट्रेटेजी को। मतलब क्या, एक 1 to 100 हमारा प्लान है, स्ट्रेटेजी हमारी चलेगी। लेकिन अगर मैंने सीधा 1 के बाद डायरेक्ट 5 पे जंप किया, तो क्या होगा, मेरी जो स्ट्रेटेजी मैं बना रहा हूँ वो क्या होगा, वो सही से एक्शन में नहीं आएगी। सही, कहाँ ना कहाँ जाके स्ट्रेटेजी फेल हो सकती है। तो मुझे अगर सही से स्ट्रेटेजी मेरी बनानी होगी, तो 1 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद 3, ऐसे क्या करना होगा, मुझे वो स्टेप बाय स्टेप वो स्ट्रेटेजी क्या होगी, बनानी होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट इसके अंदर आता है प्रोग्राम्स। सो प्रोग्राम्स के अंदर क्या बताया इसके इन्होंने, कि अगर हम हमारी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, हम जब कम्युनिकेट करें हमारे ऑल मेंबर्स के साथ, सो वो जब कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, मुझे बताया कि वो स्ट्रेटेजी हमें क्या करना है, सिक्योर भी रखना है। तो सिक्योर रखेंगे मतलब क्या होगा, कि कोई स्ट्रेटेजी हमारी दूसरा यूज ना करे। सही, इसके लिए हमें सिक्योर रखना है। लेकिन हम कुछ मेंबर के साथ उसको क्या करना है, हमें शेयर भी करना है। क्यों शेयर करेंगे, क्योंकि हमें उस प्लानिंग फेज के अंदर उस मेंबर की हेल्प होगी। सही है, जब हमें इन्वेस्टमेंट का टाइम आएगा, तो हमारी जब स्ट्रेटेजी बनी हुई है, तो हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या होगा, हमारी स्ट्रेटेजी के लिए कुछ फाइनेंस भी लग सकता है, कुछ प्रॉपर प्लानिंग लगेगी, मैन पावर लगेंगे। तो इसके हिसाब से हमें जब तक हम दूसरे को बताएंगे नहीं, तो हमारी स्ट्रेटेजी सही से क्या होगी, फॉर्मुलेट मतलब इम्प्लीमेंट नहीं होगी। सही है, तो ये आता है प्रोग्राम्स के अंदर। तो कुछ प्रोग्राम्स लेके उन्होंने वो स्ट्रेटेजी हमें बतानी होगी जो हमारे स्ट्रेटेजी के अंदर इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, तो उनके अंदर उनको कुछ आइडिया देनी होगी उस स्ट्रेटेजी के बारे में। सही है, सो ये आता है फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स के अंदर। ओके,